तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट थ्योरी, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सेट थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड सेट्स, आर कॉल्ड सेट्स। मतलब अगर कोई भी चीज़ को वेल डिफाइन किया गया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। जैसे मैं बोलूँ कि अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 के बीच में जो भी नंबर है उनका सेट, तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। बट कुछ मैं उटपटांग सा बोल दूँ, ठीक है ना, कि जैसे मान लो बोलूँ कि टाइप ऑफ वाटर्स, ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी, मतलब मैं उटपटांग से बोल दूँ तो वो सेट नहीं होता, मतलब वेल डिफाइंड होना पड़ता है। सेट्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे करके, मतलब ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ये क्या होता है एक बार जल्दी से समझेंगे, ठीक है ना। रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग हर एक एक एलिमेंट लिखते हैं, हर एक एक एलिमेंट लिखते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन मान लो 13 से कम सेट ऑफ सारे के सारे इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिख लो और स्पेसिफिक के लिए, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो मान लो इस सेट को मुझे रिप्रेजेंट कर लेना है, मान लो ये मेरा सेट ए है, तो 13 से कम कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं नेचुरल, तो होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8, 10, 12, इतने ही होते हैं ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, हर एक एक एलिमेंट को हमको लिखना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, हर एक एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स का सेट अगर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ, तो ए, मान लो ये बी एक सेट है, तो क्या होगा, देखो ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया तुम्हारा एक और एक तरीका, मैंने सारे सारे एलिमेंट को लिखना पड़ता है। अच्छा, हम लोग का और एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे पता है तुम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म उतना पसंद नहीं आएगा, ठीक है, या फिर इसको हम लोग रूल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि पूरे के पूरे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन में लेता हूँ, यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 13 से छोटे सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए सेट को कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं एक्स उन सभी सेट को डिनोट करेगा, एक्स उन सभी सेट को डिनोट करेगा, और ये एक्स क्या है, एक्स इज नेचुरल इवन नंबर लेस देन 13, ठीक है, क्लियर हुआ मेरा बात। तो ये क्या कर रहा है, उन सभी एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है जो कि तुम्हारा 13 से कम है। या फिर मैं इसको और एक तरीके से भी लिख सकता था, मतलब इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना है, तो क्या लिख दोगे, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ऐसे करके लिख दो, क्या लिख दो, इवन नेचुरल नंबर, ये लिख दिया। अब तुम बता दो एक्स का जो वैल्यू है ना वो 13 से कम है, एक्स का वैल्यू लेस देन 13, तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम जैसे चाहो, मतलब रोस्टर फॉर्म में हर एक एक एलिमेंट को लिख देना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है जो कि हर एक एक एलिमेंट को सेटिस्फाई कर जाए। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। जैसे मान लो मैं बी अगर सेट लिखता, ठीक है, तो क्या लिखता है, एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट का वॉवेल है एक्स। क्लियर हुआ बात। तो किसी भी सेट को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे लग रहा होगा तुमको रोस्टर फॉर्म ही पसंद है, वो क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल रहती है रोस्टर फॉर्म में, सारे के सारे एलिमेंट हमारे सामने रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कितने तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला जो सेट होता है उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। अब ये एम्प्टी सेट या फिर नल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, तो इसको हम लोग
ऐसे खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब ये सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट का मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ए या फिर मान लो जैसे लिख दिया 3, इसके अंदर होता है सिर्फ एक ही एलिमेंट। फिर होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, फाइनाइट नंबर में होते हैं। जैसे मैं मान लो एक सेट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा था, देखो x इज़ अ नेचुरल नंबर, जो अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, लेस देन 15। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? कुछ आएंगे। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने करके देखा कितने एलिमेंट्स आए थे, 2 4 6 ऐसे करके जो भी आएगा, तो इसके अंदर क्या आएंगे? कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स आएंगे। जैसे इसमें नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या है? 15 से नेचुरल नंबर कम कितने होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके 14 एलिमेंट आएंगे। 14 के बाद तो आगे नहीं जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं पता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स आ जाते हैं। जैसे मान लो मैं बी लिख रहा हूँ एक, अब मैं लिख दे रहा हूँ जैसे मान लो x इज़ अ नेचुरल नंबर, बस इतना ही लिख करके मैंने छोड़ दिया। तो अगर नेचुरल नंबर है यानी कि कहाँ तक जाएगा? नेचुरल नंबर तो चलते चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे मान लो एक ए सेट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर पता है क्या होगा? ऐसे लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एक। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 तो एलिमेंट है, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया। क्लियर हुआ बात? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? जब दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नहीं उनके एलिमेंट सेम का बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है। इफ़ A and B have same number of elements, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे मान लो एक मैं सेट लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और मान लो B लिख रहा हूँ, ये क्या लिखता है? मान लो 3 4 5 6। तो इसमें कितने एलिमेंट है? देखो 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 4। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हो गए। ये एक दूसरे क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट हो गए। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं? इक्वल सेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट। एक मिनट, ठीक है। इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं? तो इक्वल सेट्स का क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और जो मतलब एलिमेंट्स है वो भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होने चाहिए, एंड एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, मान लो ए मेरे पास एक सेट है, ठीक है। ये क्या देखो 1 2 3 4, ठीक है, और मेरे पास मान लो बी एक सेट है। ये क्या देखो 2 3 1 4, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? ये दोनों इक्वल सेट, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। इसमें भी 4 है, चलो अच्छी बात है। दूसरा क्या है? देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4। ये भले ही ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन है तो 1 2 3 4 ना, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनको इक्वल सेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं सबसेट। उसको क्या बोलते हैं? सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? तो देखो A इज़ सबसेट ऑफ B। अगर मान लो मेरे पास A एक सेट है और वो सबसेट होगा, वो किसका होगा? सबसेट होगा B का, ठीक है। अगर A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहा है? मतलब अगर A B से ही निकल के आया होगा तो A को क्या बोलेंगे? B का सबसेट। समझ में आया क्या बोले? अगर A जो है B से ही निकल के आया होगा तो A को क्या बोलेंगे? B का सबसेट। तो A इज सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। इसको ऐसे लिखते हैं, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। जैसे मान लो A एक मेरे पास सेट है, मान लो 1 3 5, ठीक है, और B मेरे पास है मान लो 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये जो A है ये B से ही निकल के आया ना। देखो B में 1 2 3 4 5 6 है, और A में क्या 1 3 5। तो क्या 1 3 5 प्रेजेंट है? हाँ, B में प्रेजेंट है। तो A क्या हो गया? A हो गया सबसेट B का। A क्या हो गया? B का सबसेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा,
अच्छा, किसी भी एलिमेंट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? मान लो मेरे पास एक एक्स में सेट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 3 4 5, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स पता है क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, देखो ये कितने एलिमेंट है? 3 है, 2 का पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर ऑफ, अगर प्रॉपर सबसेट बोले, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोले, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पता है क्या होता है? ये 2 to the power 3 - 1, मतलब एक कम होता है, जितना नंबर ऑफ सबसेट होता है उससे एक कम होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब ये प्रॉपर सबसेट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना, प्रॉपर सबसेट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसे मान लो मेरे पास एक है जो मैं यहाँ पे लिखा था, चलो मान लो 3 4 5, इसके कितने सबसेट्स होते हैं? अगर मैं बात करूँ इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, देखो एक हो सकता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई सेट ना हो, ये इसका एक सबसेट होगा। एक क्या होगा? 3 और एक हो जाएगा तुम्हारा 4, ये सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं ना, इसीलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो सकता है तुम्हारा 3 4, फिर हो सकता है तुम्हारा 3 4 हो गया ना, 4 5, ठीक है। फिर हो सकता है तुम्हारा 3 5, देखो वैसे आना कितना चाहिए था इसका? 2 का पावर तुम्हारा 3, यानी कि 8 सबसेट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या हो सकता है? देखो हो सकता है यही खुद 3 4 5, ये भी तो सारा का सारा एलिमेंट्स है ना, तो ऐसे करके 8 मेरे को सबसेट मिल गए। लेकिन ये वाला जो देखो, ये वाला जो है, ये क्या है बेसिकली? ये तो यही वाला एलिमेंट लिख दिया है। तो जब प्रॉपर सबसेट खोजते हैं ना, जब प्रॉपर सबसेट खोजते हैं ना, तो इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, इसीलिए -1 करना पड़ता है। समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो ए बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या हुआ? सुपर सेट, याद रहेगा। ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हुआ? सुपर सेट, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब देखो और एक कॉन्सेप्ट तुमको जानना होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हो, जिसमें जो क्वेश्चन में बात किया गया है, ठीक है। ये क्या होता है? अ सेट दैट contains all the elements under consideration, मतलब क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ों के बारे में बात हो रहा है वो सारा का सारा प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो मैं अगर डिजिट्स का बात करता हूँ, किसका बात कर रहा हूँ? डिजिट्स का। तो डिजिट्स को लेके 1 2 3 4 ऐसे लेकर के अगर काम कर रहा हूँ, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट को। तो डिजिट्स का बात करता हूँ, जितने भी डिजिट्स मैथ में अवेलेबल है सारे के सारे क्या हो गए मेरे? यूनिवर्सल सेट हो गया। 5 6 7 8 9, इतने ही डिजिट्स होते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। जैसे मैं अगर वॉवेल्स का बात करूँ तो A-E-I-O-U सारा का सारा आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे हम लोग, ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या सीखेंगे? ऑपरेशंस ऑफ सेट, सेट के ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो पहला ऑपरेशन जो हम लोग को सीखना है वो होता है यूनियन। क्या सीखना होता है? यूनियन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास ये एक सेट है, ठीक है, मान लो ये A एक सेट है, मान लो ये B एक सेट है, तो इन दोनों को मिला के जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं यूनियन। कहीं पे अगर मान लो और वर्ड दिख जाए ना, और OR, तो हम लोग यूनियन अप्लाई करते हैं। जनरली ऐसा होता है। जैसे मैं बता दूँ क्या होता है। ए अगर मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, अगर मान लो मेरे पास B एक सेट है 3 4 5 6 7, अगर मान लो मुझे निकालना है A यूनियन B, यानी कि A और B में जितने भी एलिमेंट है सब मुझे लिखना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो पहले A वाला सारा एलिमेंट लिख दूंगा, 1 2 3 4, फिर जो नहीं लिख पाया हूँ वो लिख दूंगा। देखो 3 तो लिख चुका हूँ, नहीं लिखूंगा, 4 तो लिख चुका हूँ, नहीं लिखूंगा, जो नहीं लिख पाया हूँ वो लिख दूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ? A यूनियन B। दूसरा जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे उल्टा यू से लिखते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली कॉमन पार्ट। कभी भी एंड वर्ड दिखे ना तो हम लोग जनरली इंटरसेक्शन लगा देते हैं। जैसे अगर इसको मैं डिनोट करना चाहूँ तो क्या होता है? जैसे मान लो ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो इनका कॉमन पार्ट, जैसे यही वाले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो मान लो A इंटरसेक्शन अगर B निकालना होता, तो ऐसा चीज़ जो A और B में है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो 3 लिख दूंगा। 4 देखो इसमें है और 4 इसमें भी है, लिख दूंगा। अच्छा 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो नहीं लिखूंगा। जो कॉमन है उसी का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है माइनस। जैसे यही वाले क्वेश्चन समझते हैं, मान लो A - B मुझे लिखना है,
ए माइनस बी का मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो ए में 1 2 3 4 है, तो एक इसमें नहीं है, तो ये मैं लिख सकता हूँ। 2 देखो इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो लिख सकता हूँ। अच्छा 3 इसमें है तो नहीं लिखूंगा, 3 इसमें है और 4 इसमें है, 4 इसमें तो नहीं लिखूंगा, तो 1 2 ही मेरा हो गया। वैसे अगर मान लो मैं b माइनस ए निकालता तो b का वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 3 देखो है तो नहीं लिखूंगा, 4 भी है नहीं लिखूंगा, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो क्या लिख दूंगा 5 6 7। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहे हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम लोग ऊपर में ऐसे मतलब हाइफन दे करके डिनोट करते हैं, बेसिकली ऐसे डैश दे करके डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ए मेरा एक सेट है, ठीक है ना, जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ए डैश निकालना चाहता हूँ, ए डैश, तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, या फिर इसको ऐसे मत लिखो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अच्छा मैं तुमको एक बार अच्छे से लिख के बता दूँ, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। देखो यूनिवर्सल सेट अगर मान लो तुमको ऑलरेडी गिवन रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट मान लो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिवन रहेगा तुमको, 7 8 9, मान लो मेरे को ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है? ए को माइनस करना है, जो बच गया वो लिख दो। 0 1 2 3 4 नहीं लिखना है, तो क्या लिखोगे 5 6 7 8 9। समझ में आया? अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो भी जानना होगा, फार्मूलाज जो काम आते हैं, फ्यू इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, क्या होता है? अगर मान लो तुमको ए यूनियन बी दिया हुआ, ये कार्डिनल नंबर के साथ लिख रहे हैं, ए यूनियन बी दिया हुआ, इसका मतलब होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अच्छा भाई अगर मान लो 3 का अगर बात करूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो भी है ये 2 फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा इसके अलावा एक होता है वेन डायग्राम, तो हम लोग या तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फिर वेन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम किसी भी चीज़ का बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेन डायग्राम क्या होता है, देखो अभी थोड़ा देर पहले मैं ये चीज़ बता रहा था ना कि ऐसे करके जो बना रहे थे, ये ए है ये बी है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और एक चीज़ भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। वो क्या होता है देख लो, डी मॉर्गन्स लॉ भी समझ लो, डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? अगर मान लो कभी तुमको ए यूनियन बी, इसका अगर मान लो तुमको कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो जब अलग अलग करते हो तो ये उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो यही अगर ऐसा दिया होता तो अगर लिखोगे तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए मतलब कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ऐसे करके चीज़ें हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चंस करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो फार्मूला से कर सकते हैं, दूसरा वेन डायग्राम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या लिखा है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोग हैं, 52 लाइक्स सॉफ्ट ड्रिंक, 52 लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड 37 लाइक्स एल्कोहल, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। अच्छा ईच पर्सन लाइक एनी वन ड्रिंक, लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, ठीक है। सबको एक ना एक ड्रिंक को पसंद करता है, ठीक है। हाउ मेनी लाइक बोथ, हाउ मेनी लाइक बोथ, दोनों ड्रिंक को कितने लोग पसंद करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि देखो 52 लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो एन मान लो मैं सॉफ्ट ड्रिंक को एस से लिख रहा हूँ, तो एस को कितने लोग पसंद करते हैं? 52। अच्छा 37 अल्कोहल को पसंद करते हैं, तो एन ए लिख दे रहा हूँ कितना? 37। अच्छा टोटल कितने लोग हैं? 70, और सबको ही कोई ना कोई पसंद करता है, यानी कि टोटल
का अगर मैं बात करूँ तो टोटल का मतलब क्या होता है, या तो अल्कोहल पसंद करता है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करता है, तो वो क्या हो गया एस यूनियन ए। ये कितने लोग हैं, 70 लोग, ठीक है। उनसे क्या बोला है कि एटलीस्ट एक कौन कितने लोग पसंद करते हैं, तो ये क्या होगा एटलीस्ट एक का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये निकालना है, तो देखो अभी मैं एक फॉर्मूला बताया था ना कि अगर मान लो तुमको एन एस यूनियन ए निकालना है, तो वो क्या होता है, देखो एन एस प्लस एन ए माइनस एन एस इंटरसेक्शन है या फिर ए इंटरसेक्शन एस, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका वैल्यू देखो कितना है, तुमको दिया हुआ है 70 इक्वल्स टू इसका वैल्यू दिया हुआ है 52, इसका वैल्यू दिया हुआ है 37, और ये तुमको निकालना है एस इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो इसको अगर मैं माइनस कर दूँ, इधर सबको भेज दूँ, देखो 70 माइनस 52 माइनस 37 इक्वल्स टू माइनस एन एस इंटरसेक्शन ए। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा ये आ जाएगा 20 18, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 18 36 19 19 माइनस 19 आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस 19 इक्वल्स टू माइनस ये ऐसे कर दिया, ये देखो कट गया, यानी कि तुम्हारा जो चीज़ निकालना था उसका वैल्यू क्या आ गया 19। इसको अगर वेन डायग्राम से करते हैं तो देखो दो चीज़ों का बात हो रहा है ना, दो चीज़ें लेंगे, ठीक है, दो चीज़ें लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखो इंटरसेक्शन निकालना है, ये क्या बोला है, देखो ये क्या बोला है, मैं मान ले रहा हूँ ये वाला चीज़ x है, जो कॉमन पार्ट है वो x है, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर मैं और अच्छे से बात करूँ, टोटल 70 लोग हैं, चलो ये कॉमन पार्ट कितना है x है, ठीक है, 70 लोग हैं टोटल, चलो यानी कि ये मिला के 70 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है, सॉफ्ट ड्रिंक 52 को सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, तो मान लो ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल है, तो सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखूँगा। देखो ये पूरा सॉफ्ट ड्रिंक कितना है तुम्हारा 52 में से तो ये x हो गया, तो ये वाला कितना होगा 52 माइनस x होगा पक्का, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वही मैं अगर बात करूँ कि ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो ये अगर x हो गया, ये पूरा 37 है, तो ये कितना होगा, देखो 37 माइनस x। अब देखो टोटल कितने 70 लोग हैं, यानी कि 70 लोग क्या, इन तीनों को मिला के 70 बना होगा ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 52 माइनस x प्लस x प्लस 37 माइनस x इक्वल्स टू 70, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये एक x से ये x कट गया, यानी कि देखो 52 प्लस 37, 52 प्लस 37 कितना होता है 50 30 80, तुम्हारा 89, क्या हो गया 89, तो 89 माइनस x इक्वल्स टू 70, यानी कि माइनस x इक्वल्स टू माइनस 19। देखो इस केस में भी 19 मेरा आंसर आ गया। तो तुमको वेन डायग्राम से करना है, वेन डायग्राम से कर सकते हो, ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। बाकी मैं एक दो क्वेश्चन और भी अभी बता दे रहा हूँ जिससे तुमको सुविधा हो, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, तो वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया तुमको। अच्छा, वेन डायग्राम के 3 के भी क्वेश्चन होते हैं, 3 के भी क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने 2 वेन डायग्राम है, ऐसे करके 3 ठो चीज़ें रहेंगी। तो 3 ठो का डायग्राम देखो कैसे बनता है, 3 ठो का डायग्राम कुछ दिखने में इस तरह का बनता है, ठीक है। 3 ठो का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का हम लोग बनाते हैं। मान लो A B C है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास हाँ, मान लो यूनिवर्सल सेट मेरे को दे दिया है x, और x इज़ अ नेचुरल नंबर, और ये क्या है तुम्हारा 10 से कम है या फिर 10 के इक्वल है। a मेरे को दे दिया है, ये क्या है x इज़ प्राइम, ठीक है। अच्छा, और b मेरे को एक दे दिया है, b क्या है, ये भी x लिखेंगे, x इज़ अ फैक्टर ऑफ 24 का एक फैक्टर है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है वेरीफाई करो कि a इंटरसेक्शन b, ये जो होगा अभी थोड़ा देर पहले मैंने जो बताया था, ये हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हम लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है, रोस्टर फॉर्म, तो पहले रोस्टर फॉर्म में बदल लो। तो ये जो मेरे को यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये बोला नेचुरल नंबर है 10 से कम या फिर 10 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। ए क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो देखो 10 तक ही चीज़ें लेंगे ना, देखो यूनिवर्सल सेट 10 दिया है तो 10 तक ही चीज़ें लेंगे, 10 से ऊपर फिर नहीं जाएंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखो तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, फिर क्या आता है तुम्हारा 3, फिर आता है 5 7 9 नहीं होता है 11 में जाएंगे नहीं, क्योंकि 10 तक ही लिखना है। बी क्या करना है, फैक्टर ऑफ
तुम्हारा 24। तो फैक्टर ऑफ 24 एक होता है, 2 भी होता है, 2 से भी 24 कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 9 से नहीं कटता है, 10 से नहीं कटता है, 11 से नहीं कटता, 12 से नहीं कटता है। तो 12 तक तो जाएंगे ही नहीं, 12 तक तो जाएंगे ही नहीं, 8 तक जाएंगे। 7 से नहीं कटता है 24, 7 से 24 थोड़ी ना कटता है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं पहले LHS को लेकर सॉल्व करता हूँ। देखो LHS मेरा क्या है, A इंटरसेक्शन B के ऊपर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस तुम्हारा A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो पहले मैं काम करता हूँ ना, A इंटरसेक्शन B लिख लेता हूँ। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में कॉमन क्या है, तो देखो कॉमन क्या है, अगर मैं लिखना चाहूँ A और B में कॉमन क्या है, बताओ। 2 कॉमन है, बहुत सिंपल होता है, 2 कॉमन है, हाँ ठीक है। 3 कॉमन है, हाँ ठीक है। 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो सिर्फ 2 और 3 मिला। मुझे क्या मिला, 2 और 3। तो यूनिवर्सल सेट 10 तक है, उसमें से 2 3 को माइनस कर दो, तो क्या हो गया, 1 2 2 तो नहीं लिखूँगा, 1 2 3 छोड़ के लिख दो, 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही तुम एक काम करो, RHS को ले लो। तो पहले तुमको लिखना है A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो A कॉम्प्लीमेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A को छोड़ के सारा चीज़ है, तो A को छोड़ के सारा चीज़ है मतलब 2 3 5 7 को छोड़ के, तो 1 4 6 8 9 10, यही हुआ ना। अच्छा, B कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़ के सारा चीज़ें, तो B को छोड़ के सारा चीज़ें क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, तो 5 फिर उसके बाद 7 9, 5 7 9, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, इनका यूनियन लिखना है, इनका यूनियन लिखना है। तो यूनियन का मतलब बताया था ना, ऊपर वाला उसका सब एलिमेंट लिख दो, 1 4 6 8 9 10। अब नीचे वाला जो भी एलिमेंट है वो भी लिख दो तुम। क्या क्या आ गया, 5 नहीं लिखा है पहले, 7 9। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो चीज़ आया है, देखो ये जो चीज़ आया है यहाँ पे मेरा वही चीज़ आया होगा। देखो 1 आया है, 5 आया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आया सेट थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो एक इस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेट थ्योरी का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने मोर और लेस कवर कर दिया है, ठीक है। चलो।